हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज फिर से हमारे पास में है चैप्टर नंबर 1 विलियन का एक और वीडियो, और ये हमारा 31वां वीडियो है। इससे पहले के जो 30 वीडियो है उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियो 1 से देख कर आप जो अपने नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समप्रासरी विलयन, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, जैसे कि आपको पता लग रहा है, सम नाम से ही, सम का मतलब समान, और प्रासरी अर्थात प्रासन दाब, अर्थात ऐसे दो विलयन जिनके क्या हो, प्रासन दाब समान हो, उन्हें हम कहेंगे समप्रासरी विलयन। तो बहुत ईजी है समप्रासरी विलयन। जिन दो विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। तो बहुत ईजी है। अगर आपके पास दो विलयन हैं, दोनों विलयनों के क्या होंगे, प्रासरण दाब अगर समान है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समप्रासरी विलयन। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के विलयनों के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली रखने पर, अर्धपारगम्य झिल्ली आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लेना सारी। अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, सभी पर। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली हम उस झिल्ली को कहते हैं जिसमें विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के कण जो है वो आर पार नहीं जा सकते हैं। उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध का मतलब आधी, और पारगम्य का मतलब आर पार चले जाएं। तो आप जानते हैं विलयन में एक तो विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक। तो वो सिर्फ विलायक के कण या विलायक कणों को ही आर पार जाने देती है। जो विलय के कण या विलय के अणु है उन्हें आर पार नहीं जाने देती। ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे हम शॉर्ट में एसपीएम के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, चलिए, कि इस प्रकार के विलयनों के मध्य, अर्थात जो समप्रासरी विलयन होंगे दोनों, उन विलयनों के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली रखने पर झिल्ली से होकर विलायक का जो प्रवाह है वो किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो क्या बताया इन्होंने कि जो समप्रासरी विलयन होंगे दो, अगर हम उनके बीच में क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे, तो जो विलायक के कण हैं उनका प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। चलो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास में एक क्या है, बर्तन है, और इसके अंदर विलयन भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या किया, एक लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली है ये, ठीक है। और इन दोनों के जो प्रासन दाब क्या है, समान है। इसका भी प्रासन दाब समान है और इसका भी प्रासन दाब समान है। अगर मैं प्रासन दाब को P1 से लिखूं, इसको किससे लिखूं मैं, P2 से, ठीक है। प्रासन दाब को किससे लिख रहा हूँ मैं, P से। तो पहला है इसलिए मैंने P1 लिखा है, दूसरा है इसके लिए मैंने विलयन के लिए क्या लिखा है, P2, ठीक है। इन दोनों में क्या है, जो विलय है वो समान रूप से घुला होगा दोनों में, मतलब विलय की जो मात्रा दोनों में बराबर होगी, तभी तो उनके प्रासन दाब समान होंगे। ओके, अब जब इन दोनों के प्रासन दाब हैं तो क्या होगा, आपको पता है जो विलयन होता है, विलयन में क्या होता है, एक तो विलय होता है और एक क्या होता है, विलायक। तो विलायक के रूप में हम जल को मान लेते हैं और विलय के रूप में आप चीनी या नमक कुछ भी मान सकते हो। जब दोनों ही हमारे क्या है, दोनों के विलयन प्रासन दाब समान है और दोनों में ही जो विलय है वो बराबर मात्रा में घुला है, मान लीजिए आपने इसमें 5 चम्मच नमक के घोले हुए हैं, 5 चम्मच इसमें घोले हुए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इन दोनों का जो प्रासन दाब है वो समान हो जाएगा। अर्थात ना तो विलायक के कण अर्थात जल के कण इस झिल्ली में से पार होकर के इस वाले विलयन में आएंगे, क्लियर, और ना ही विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के हमारे इस विलयन में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों विलयनों का प्रासन दाब समान है। अगर आपने प्रासन दाब को पहले देखा है, मैंने जो वीडियो बनाई है, तो आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं बार बार आपको डिटेल में उन्हें नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो बार बार लंबी हो जाएगी और कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ा रहे, रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए आप उन वीडियो को अवश्य देख लेना। चलिए अब देखते हैं आगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी, तो स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इस प्रकार के विलयन के बीच में अगर हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली रखते हैं
तो झिल्ली से होकर के जो विलायक का प्रवाह है वो किसी भी दिशा में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों विलयनों के प्रसरण दाब समान है। या ये कहिए कि दोनों विलयनों में जो विलय है वो बराबर मात्रा में घुला है। जब विलय बराबर मात्रा में होगा दोनों विलयनों में तो क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जो विलायक के कण है वो किधर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रसरण दाब है वो क्या होगा? समान होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि माना कि दो विलयन, एक तो हमारा जो विलयन है पहला उसको हमने कहा विलयन 1 तथा विलयन 2 ताप T पर स्थित हैं। माना कि विलयन 1 लीटर में विलय के N1 मोल तथा विलयन 2 के V2 में लीटर में विलय के कितने N2 मोल उपस्थित हैं। क्या कहा उन्होंने? मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में एक विलयन है और उसमें क्या है, उसके लीटर में क्या है, विलय के तो N1 मोल घुले हैं और विलयन 2 में ही क्या है, लीटर में या V2 कहिए उसको आप, लीटर की बात है, में विलय के जो है क्या है N2 मोल उपस्थित हैं या घुले हैं। आगे कहा उन्होंने कि यदि दोनों विलयन समपराशरी हैं तो आपको पता है अगर समपराशरी विलयन तो उनके प्राशन दाब क्या होंगे? समान। अभी मैंने आपको बताया तो उनके प्राशन दाब भी क्या होंगे? समान होंगे। समझ में आ गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे है कि माना कि प्रत्येक विलयन का प्राशन दाब क्या है? P है। तो वांट हाफ समीकरण के अनुसार, देखो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने वांट हाफ समीकरण वो है आपको पढ़ाई थी, समझाई थी क्या होती है। तो अगर मैं विलयन 1 के लिए बात करूं वांट हाफ समीकरण के लिए, तो देखो जो वांट हाफ समीकरण थी वो थी PV बराबर NRT। लेकिन हम यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं? विलयन 1 के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है V1 और यहाँ पर ये जो मोल होंगे उसके वो भी कितने हो जाएंगे? N1। ओके, तो P1 PV1 और किसके बराबर होगा, किसके इक्वल टू होगा? N1 RT के। तो उसको हम कहेंगे समीकरण 1। अब आगे देखते हैं तो विलयन 2 के लिए तो ये हो जाएगा हमारा PV2 इक्वल टू N2 RT। तो दूसरे विलयन के लिए 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो आपको पता है देखो P से P कैंसिल, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको पता है प्राशन दाब दोनों के समान है। ठीक है, तो R से R और T से T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है ताप भी स्थिर है और R तो आप जानते हैं क्या है, एक स्थिरांक है, और स्थिरांक तो आपको जानते हैं स्थिरांक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसलिए वो भी आपस में क्या कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा? V1 अपॉन V2 और N1 अपॉन में N2। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है V1 अपॉन में V2 बराबर किसके होगा? N1 अपॉन में N2। तो स्क्रीनशॉट लीजिए अभी आप। तो देखिए बच्चों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं N1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है, और अपॉन में V1। अभी भी तो वही है ये, है ना? यहाँ पर ये भी तो भाग में है दूसरे के। अगर यहाँ पर आप जानते हो कोई संख्या होती है इधर या इधर तो वो कट जाती है, अगर उन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो कट जाती है ना? तो उसी प्रकार से हमने क्या किया है, N1 अपॉन में V1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा उसी प्रकार से ये N2 और अपॉन में ये V2। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो चूंकि n बराबर क्या होता है? W/m। n क्या है यहाँ पर? विलय के मोलों की संख्या, और W क्या है? विलय का भार, बटे में m क्या है? विलय का ही अणुभार। तो मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको विलय का भार यानी कि W और बटे में विलय का अणुभार पता होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, n के स्थान पर हमें क्या करना है? W अपॉन में m रख देना है। तो चूंकि यहाँ पर N1 है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 1 लिख दिया है। तो W1 अपॉन में क्या हो जाएगा? M1 और अपॉन में यहाँ पर क्या है? ये V1 है ही ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो V1 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कहाँ पर? M1 में। तो ये हमारा हो जाएगा W1 अपॉन में M1 इंटू V1। ओके, उसी प्रकार से दूसरा वाला भी यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 मिनट। देखिए तो N2 के स्थान पर क्या जाएगा? वही वाला। तो N बराबर तो आपको पता है W/m होता है। तो यहाँ पर भी अब क्योंकि ये 2 है तो दूसरे विलयन के प्राशन दाब के लिए है मोल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा W2 अपॉन में M2 और ये बटे में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? V2 इधर ये, तो ये इसके बटे में लिख देंगे V2, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा W1 अपॉन में M1
इंटू V1 बराबर W2 अपॉन में M2 इंटू V2। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों यहाँ तक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों कमेंट जरूर करें, एक अच्छी सी कमेंट अवश्य कर देना। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल जो आने की संभावना होती है, ठीक है, इस फॉर्मूले पर। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से सारे वो तैयार कर लेना, प्राशन दाब के नियम के जितने भी हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है समप्राशरी विलयन किसे कहते हैं, और समप्राशरी विलयन की खास बात क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको ये बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें उनके नाम अनाउंस करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते जरूर रहें।